सुप्रीम मास्टरी। बुजुर्ग ने बिना किसी छुपे हुए ये शब्द कहे थे और वहां मौजूद सभी लोगों ने उन्हें साफ साफ सुना। उनकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। ओरिजिन दुनिया का स्वर्ग का किस्मत सर्वोच्च और 4 प्रमुख धाराओं में विभाजित है। हम जो समझते हैं वह केवल धाराएं हैं। यहां तक कि डेस्टिनी हॉल के हॉल मास्टर, जिन्होंने कुंजियों की गहराई में महारत हासिल की है, केवल सबसे मजबूत धारा का उपयोग करते हैं। लेकिन सुप्रीम मास्टरी सभी धाराओं को नियंत्रित करती है। ओरिजिन दुनिया के पूरे स्वर्ग के भाग्य को नियंत्रित करती है। मार्गदर्शन के बिना कोई भी इसे कैसे समझ सकता है? बिल्कुल, ओरिजिन दुनिया के स्वर्ग के भाग्य के निर्माता के अलावा कोई भी इसे समझने में सफल नहीं हुआ है। ओरिजिन दुनिया में अनगिनत साल बीतने के बावजूद पोरस राठौड़ और विक्की दोनों थोड़ा कांप गए। भाग्य को प्राप्त करने का मौका पाने वाले महाप्रतिभाशाली व्यक्तियों के रूप में वे स्वाभाविक रूप से तथाकथित सुप्रीम मास्टरी की भयावह प्रकृति को समझते थे, और फिर भी किसी ने बिना प्रशिक्षण के स्वतंत्र रूप से इसे समझ लिया था। यह तो ऐसा था जैसे प्रैक्टिस शुरू करने से पहले स्टार रिवर लेवल को पार कर लिया गया हो। वह कौन था? यह कैसे संभव हुआ? जाओ पता लगाओ। मैं जानना चाहता हूं कि यह व्यक्ति कौन है। उन्हें हेडक्वार्टर में लाया जाना चाहिए और उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। एल्डर म्यू, उन्हें ले आओ। नहीं, मैं खुद जाऊंगा, तीव्र आवाज में चिल्लाते हुए आकाश में विराजमान बुजुर्ग ने अपना हाथ हिलाया और नजरों से ओझल हो गया। सुप्रीम मास्टरी को समझने में सक्षम एक महाप्रतिभाशाली व्यक्ति यदि उचित रूप से पोषित हो तो निस्संदेह युग का सबसे शक्तिशाली अस्तित्व बन सकता है। ऐसे व्यक्ति की तुलना में वह भी फीके पड़ जाते हैं और उन्हें किसी भी दुर्भाग्य का सामना नहीं करना चाहिए। ओरिजिन वर्ल्ड में एक विशाल पर्वत श्रृंखला पर उठते धुएं के बीच एक साधारण फूस की झोपड़ी खड़ी थी। दूर से देखने पर यह किसी पहाड़ी निवासी या किसी साधारण शिकारी के घर जैसा लगता था, लेकिन इसमें कोई विशेष बात नहीं थी। तभी एक बुजुर्ग झोपड़ी से बाहर निकले और 2 कदम चलकर बाहर पत्थर के मंडप में बैठ गए। वह एक पत्थर की मेज के सामने बैठ गए जिस पर शतरंज की बिसात पर कई मोहरे रखे हुए थे। यह चलेगा? बड़े आराम से एक टुकड़ा उठाकर बुजुर्ग ने हल्की सी मुस्कान दी। अगले ही पल वह एक प्रकाश किरण में तब्दील हो गया और उसमें प्रवेश कर गया। अंतरिक्ष घूम गया और शतरंज के मोहरे के अंदर की दुनिया उसकी आंखों के सामने खुल गई। सूरज और चांद आसमान में तिरछे लटके हुए थे। आसमान अंतहीन रूप से फैला हुआ था और नीचे अनगिनत जिंदगियां काम कर रही थीं। इस शतरंज के मोहरे के भीतर एक अलग ही दुनिया थी। मालिक, एक अधेड़ उम्र का आदमी उसे देखकर उड़कर आया। हाँ, बुजुर्ग ने संतोष में सिर हिलाया। प्रगति कैसी है? मास्टर को रिपोर्ट करते हुए अब हम 100 मीटर स्पेस वाले रिंग का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकते हैं। हालांकि बड़े स्पेस बनाना अभी भी हमसे परे है। वह आदमी शर्मिंदा लग रहा था। स्टार रिवर योद्धा के लिए 100 मीटर का स्पेस पहले से ही पर्याप्त है। बुरा नहीं, बुरा नहीं।
प्रैक्टिस करते रहें और स्पेस स्वर्ग के भाग्य को और अधिक समझने का प्रयास करें। बुजुर्ग व्यक्ति धीरे से मुस्कुराया, लेकिन जैसे ही वह अपनी बात आगे बढ़ाने वाला था, उसे कुछ महसूस हुआ और उसने अचानक अपना सिर ऊपर उठा लिया। शतरंज के मोहरे के ऊपर एक चमकदार स्वर्ग का किस्मत अचानक प्रकट हुआ, जिसने अंतरिक्ष को चमकदार रंगों के बहुरूप दर्शक में बदल दिया। यह अंतरिक्ष के सार के लिए अद्वितीय रंग था, एक ऐसी घटना जो केवल तभी घटित होती थी जब कोई व्यक्ति स्पेस और टाइम, स्वर्ग के भाग्य को समझ लेता था। किसी ने समय चक्रव्यूह को समझ लिया है। बुजुर्ग की आंखें उत्साह से चमक उठीं। जल्दी करो, इन शानदार प्रवाहों को ध्यान से देखो, वे तुम्हारे लेवल को बहुत लाभ पहुंचाएंगे। हाँ, युवक ने तुरंत ही प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित कर लिया और कुछ ही क्षणों में उसकी आभा बढ़ने लगी तथा ड्रैगन जैसी लहरें बनने लगीं। गुरुजी, मैं आगे निकल गया, युवक ने कहा। उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। वह एक दशक से भी ज्यादा समय से एक ही स्तर पर अटका हुआ था, यह मानकर कि उसे आगे बढ़ने में कई साल लग जाएंगे। फिर भी शानदार प्रदर्शन पर एक नजर डालने के बाद वह सफल हो गया। यह स्पेस और टाइम का सार है। सहस्राब्दियों से स्पेस और टाइम के भाग्य को अलग अलग समझा गया है। कौन सोच सकता था कि कोई व्यक्ति दोनों को एक साथ मिक्स कर सकता है। जब तक मैं इस व्यक्ति को खोजता हूं, तब तक अपनी साधना को यहां समेकित करें। इन शब्दों के साथ बुजुर्ग शतरंज के मोहरे से गायब हो गया और मंडप में फिर से प्रकट हुआ। उसने अपना हाथ उठाया और स्वर्ग के भाग्य की किरण को बुलाया, जो सीधे उत्तर की ओर इशारा करती थी। हा हा हा, यह मेरा स्टूडेंट है, कोई और उनका दावा नहीं कर सकता। एक झटके के साथ बुजुर्ग गायब हो गया। एक शांत बांस के जंगल में अचानक दो बुजुर्ग प्रकट हुए। क्या तुम्हें यकीन है कि वे यहां हैं? हरे वस्त्र पहने बुजुर्ग हैरान दिखे। बांस का जंगल बिल्कुल साधारण लग रहा था, जिसमें न तो कोई सघन ओरिजिन एनर्जी थी और न ही प्रचुर मात्रा में स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा थी, और न ही कोई उल्लेखनीय चीज थी। मेरी आत्मा परखने की कला बेजोड़ है। एक बार पुष्टि हो जाने पर यह गलत नहीं हो सकती। काले वस्त्र पहने बुजुर्ग ने आत्मविश्वास से ठहाका लगाया। ठीक है, चलो चारों ओर देखते हैं। हरे वस्त्र पहने बुजुर्ग ने बांस को धकेला और जल्द ही एक अन्य बुजुर्ग को जमीन पर लेटा हुआ देखा, जिसका पिछला हिस्सा हवा में था और वह कुछ खोज रहा था। देवदत्त, आप क्या कर रहे हैं? उस आकृति को देखकर हरे वस्त्र पहने बुजुर्ग व्यक्ति प्रभावित भी हुआ और चकित भी। ओरिजिन वर्ल्ड के प्रसिद्ध शेफ एक्सपर्ट खाना पकाने के बजाय बांस के झुरमुट में रेंग रहे थे। कितना अजीब दृश्य था। चुप चुप, चंद्र देवराज ने अपना सिर घुमाया और चुप रहने का जल्दबाजी में इशारा किया। हरे और काले वस्त्र पहने बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा। हालांकि वे हैरान थे, लेकिन उन्होंने अपनी जुबान पर काबू रखा और इंतजार किया। काफी देर बाद चंद्रदेवराज ने अचानक हाथ बढ़ाकर जमीन से एक अंगूठे के आकार का कीड़ा पकड़ लिया। कीड़ा
जोर जोर से छटपटाया। उसका शरीर 7-8 रंगों से चमक रहा था, फिर भी वह भाग नहीं सका। हा हा हा, आखिरकार मैंने इसे पकड़ लिया। अपनी हथेली में संघर्षरत कीड़े को देखकर चंद्रदेवराज खिलखिलाकर हंस पड़ा। चंद्रदेवराज, यह क्या हो रहा है? हरे वस्त्र पहने बुजुर्ग ने उत्सुकता से पूछा। यह 7 खंडों वाला कीड़ा है, जो स्वर्ग और पृथ्वी की 7 रंगों वाली एनर्जी से पैदा हुआ है। यह बांस की जड़ों में छिपता है और चकमा देने में बहुत माहिर है। यह अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ है, लेकिन इसका स्वाद बेजोड़ है। मैंने अपनी युवावस्था में एक बार इसका आधा हिस्सा खाया था और तब से इसके लिए तरस रहा हूं। 10 साल पहले मैंने यहां इसके बारे में अफवाहें सुनी थीं, इसलिए मैंने इसे लुभाने के लिए 10,000 एकड़ बांस लगाए। आखिरकार आज मैं सफल हो गया। चंद्रदेवराज का चेहरा उत्साह से चमक उठा। आपने 10 साल तक शेफ हॉल की अनदेखी की, बिना कुछ कहे चले गए और किसी को भी सूचित नहीं किया। और यह सब इस 7 खंडबग के लिए? हरे वस्त्र पहने बुजुर्ग की आंखें अविश्वास से फैल गईं। क्या वह पागल था? तुम्हें लगता है कि मैं पागल हूं? मैं तुम्हें बता दूं, तुम यहां हो इसलिए मैं तुम्हें इसका स्वाद चखाऊंगा, तब तुम समझ जाओगे। 10 साल तो भूल ही जाओ, ऐसी स्वादिष्ट चीज के लिए 30 साल भी बर्बाद नहीं होंगे। चंद्रदेवराज ने आत्मसंतुष्टता से अपनी दाढ़ी सहलाई। ठीक है, हम कोशिश करेंगे। काले वस्त्र पहने बुजुर्ग ने भी सिर हिलाया। हम चंद्रदेवराज ने बिना समय बर्बाद किए अपनी कलाई के एक झटके से उसने कई तरह के बर्तन और दुर्लभ सामग्रियों का संग्रह तैयार कर लिया। ड्रैगन हार्ट, फाइनिक्स लिवर, काइलिन मीट, इनमें से हर एक चीज किसी भी ताकतवर को लुभा सकती थी, फिर भी यहां वे मसाले के रूप में इस्तेमाल किए गए थे। ये तो सिर्फ मसाले हैं। काले वस्त्र पहने बुजुर्ग को बड़ी मुश्किल से निगलना पड़ा। पहले जो लोग उस पर संदेह करते थे, अब वे उस पर पूरी तरह से विश्वास करने लगे। जैसे ही सामग्री तैयार हुई, 7 खंडों वाला कीट तवे पर चटचटाहट के साथ गिरा, जिसे इतनी तीव्र सुगंध फैली कि ऊपर उड़ रहे पक्षी अपने पंख फड़फड़ाना भूल गए और जमीन पर गिर पड़े। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हरे वस्त्र पहने बुजुर्ग व्यक्ति बड़ी मुश्किल से अपनी लार रोक पा रहा था। पहले वह संशय में था, अब वह पूरी तरह आश्वस्त हो गया। बुजुर्गों की प्रतिक्रियाओं को अनदेखा करते हुए चंद्रदेवराज ने खाना पकाना जारी रखा। कुछ ही देर में बेमिसाल सुगंध, स्वाद और रंग वाला व्यंजन परोसा गया। यह मेरे 10 साल के प्रयास का परिणाम है। आपके लिए यह एक उपहार है। चंद्रदेवराज ने हंसते हुए उन्हें चॉपस्टिक थमा दी। उत्साहित होकर दोनों बुजुर्ग उस डिश की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही वे उसे चखने वाले थे, आसमान से एक चमकदार रोशनी चमकी। एक दिव्य स्वर्ग का किस्मत उभरा, जो असंख्य सितारों की तरह चमक रहा था। यह शेफ के स्वर्ग का किस्मत। किसी को शेफ के स्वर्ग का किस्मत समझ में आया। चंद्रदेवराज सदमे में आकर अपनी चॉपस्टिक नीचे गिराकर स्तब्ध रह गया। शेफ का स्वर्ग का किस्मत?
हरे वस्त्र पहने बुजुर्ग दंग रह गए। क्या यही तुम्हारा स्वर्ग का किस्मत है? तो फिर तुम्हारा कोई उत्तराधिकारी है? हा 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 हा। मेरी शेफ आर्ट मेरे साथ खत्म नहीं होगी। चंद्र देवराज तुरंत उड़ गया और आकाश में गायब हो गया। अरे चंद्र देवराज, पहले खाओ। उस 7 खंड बक को पाने में तुम्हें 10 साल लग गए। काले वस्त्र पहने बुजुर्ग व्यक्ति अचंभित रह गया। ऐसे प्रतिभाशाली उत्तराधिकारी की तुलना में 100 साल का खाना भी खाने लायक नहीं है। इसका आनंद आप खुद उठाइए। अलविदा। चंद्र देवराज की आवाज दूर से धीमी सी गूंजी। ये आदमी। हरे और काले वस्त्र पहने बुजुर्गों ने सिर हिलाते हुए एक दूसरे को देखा। हरे वस्त्र पहने बुजुर्ग ने ड्रैगन के दिल का एक टुकड़ा उठाया, लेकिन जैसे ही वह खाने वाला था, आसमान फिर से कांप उठा। ऊपर एक हल्का कोहरा दिखाई दिया जो एक अलौकिक चमक लेकर आया। यह है, किसी ने आत्मा स्वर्ग के भाग्य को समझ लिया है। हाँ हाँ हाँ, मेरा आत्मा हॉल बच गया है। अपनी चॉपर स्टिक गिराते हुए हरे वस्त्र पहने वह बुजुर्ग भी गायब हो गया। दोनों को गायब होते देख काले कपड़े पहने बुजुर्ग ने आह भरी। क्या मैं इसे अच्छी किस्मत कहूं या बुरी किस्मत? लेकिन अगर कोई जहर स्वर्ग के भाग्य को समझ ले तो मैं उनमें से किसी से भी तेज भागूंगा। जैसे ही वह सोच रहा था, आसमान में एक और रोशनी चमक उठी। उसे देखकर उसका शरीर अनायास ही कांप उठा। किसी ने वास्तव में इसे समझ लिया है। मेरा इंतजार करो। एक क्षण में वह चला गया और स्वादिष्ट 7 खंड बक को बांस के झुरमुट में पीछे छोड़ गया। पूरे ओरिजिन वर्ल्ड में हलचल मच गई। एक ही पल में दर्जनों प्रथम श्रेणी और शीर्ष स्तरीय शक्तियां उथल पुथल में आ गईं। अनगिनत योद्धा और विशेषज्ञ जेनिथ साम्राज्य की ओर तेजी से बढ़ने लगे। स्वर्ग की किस्मत जितनी प्रबल होती है, उसे प्राप्त करना उतना ही कठिन होता है। अपार प्रतिभा और क्षमता के बिना उसका भार उठाना असंभव था। जब कोई योग्य जिनकी उत्तराधिकारी सामने आता, तो कोई भी उस अवसर को हाथ से जाने नहीं देना चाहता। इसी हलचल से अनजान विपिन खंडहरों के बीच असहाय खड़ा था। वह अपने ही द्वारा उत्पन्न किए गए इस संकट से पूरी तरह बेखबर था। ये लोग जरा भी भरोसेमंद नहीं हैं। अगर वे थोड़े भी विनम्र होते तो जीवन कितना सरल होता, उसने निराशा से कहा। अचानक एक तीव्र और दुहक भरी चीख ने सन्नाटे को चीर दिया। मेरा चीनी मिट्टी का कटोरा, मेरा जैन अजेड धूप बत्ती बर्नर, मेरे कांच के गहने। विपिन ने आवाज की दिशा में देखा। एक बुजुर्ग व्यक्ति खून खांसते हुए हवा में लहरा रहा था और फिर तेजी से नीचे गिरने लगा। कुछ ही क्षणों में वह धरती से टकराया। हॉल मास्टर, गंगाधर और बाकी लोग घबराए हुए उसकी ओर दौड़े। उन्होंने उसे जल्दी से मलबे से बाहर निकाला और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगे। कुछ देर बाद बुजुर्ग व्यक्ति को होश आया और उसने धीरे धीरे उठने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उसने अपने चारों ओर फैले विध्वंस को देखा, उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। पूरा डेस्टिनी हॉल ध्वस्त हो चुका था। वहां मौजूद अधिकांश कीमती कलाकृतियां, जो सबसे मजबूत सामग्रियों से बनी थीं, शायद अब नष्ट हो चुकी थीं। इस स्थिति में उन्हें बचाने का कोई फायदा नहीं था। पहले यह पता लगाना जरूरी था कि आखिर हुआ क्या था। क्या हुआ? जालंधर ने गुस्से से पूछा। गंगाधर ने घबराते हुए जवाब दिया, मुझे पूरी तरह यकीन नहीं है।
आज किसी का परीक्षण चल रहा था और अचानक पत्थर की पट्टिका टूट गई। उसी क्षण परीक्षण क्षेत्र गिरने लगा और देखते ही देखते पूरा हॉल ढह गया। बेवकूफी की बात मत करो, वह पत्थर की पट्टिका स्वर्ग के नीले पत्थर से बनी थी और पिछले 100 वर्षों से बिना किसी समस्या के काम कर रही थी। यह अचानक कैसे टूट सकती है? जालंधर ने गुस्से से डांटा। वह पत्थर की पट्टिका इतनी मजबूत थी कि उच्च श्रेणी के खजाने या हथियारों से कम नहीं थी। यह एक साधारण परीक्षण के दौरान टूट ही नहीं सकती थी, और अगर टूट भी गई तो इससे पूरा हॉल कैसे गिर सकता था? हमने इसे अपनी आंखों से देखा हॉल मास्टर। पत्थर की पट्टिका लाल रोशनी से चमकने लगी थी। हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे उसमें आग लग गई हो। कुछ क्षणों तक लाल रोशनी टिमटिमाती रही और फिर पूरी संरचना गिर पड़ी। भीड़ में से कई लोगों ने एक साथ बोलना शुरू कर दिया। जालंधर ने गंभीरता से माथे पर शिकन डाली। चमकती लाल बत्ती? वह सोच में पड़ गया, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। पहले कौन परीक्षण दे रहा था उन्हें? यहां लाओ, उसने आदेश दिया। अगर समस्या परीक्षण कक्ष या पत्थर की पट्टिका में नहीं थी तो अवश्य ही परीक्षण देने वालों में कोई गड़बड़ थी। गंगाधर ने खंडहर से बाहर आ रहे समूह की ओर इशारा किया। वे रहे। अजीब बात यह थी कि परीक्षण देने वाले सभी लोग न केवल सुरक्षित थे, बल्कि वे पहले से अधिक ऊर्जा से भरे हुए प्रतीत हो रहे थे। सिमर धीरे से फुसफुसाई, हमने बहुत अधिक ऊर्जा अवशोषित कर ली और पूरा हॉल गिर गया। अगर वे हमें दोषी ठहराते हैं तो यह बहुत खतरनाक होगा। शायद तुम्हें यहां से भाग जाना चाहिए। भागना? विपिन ने चौंक कर पूछा। हाँ, डेस्टिनी हॉल और परीक्षण कक्ष बहुत मूल्यवान हैं। अगर वे हमें दोषी मानेंगे तो गंभीर सजा मिल सकती है। सिमर ने चिंता में कहा। डरो मत। अगर वे हमसे पैसे वसूलने की कोशिश करेंगे तो हम उनसे लड़ेंगे, रितिका ने घोषणा की। बिल्कुल, दक्ष रैंक में हम में से 10 से अधिक लोग हैं। हम आसानी से बच सकते हैं, दीपक ने आत्मविश्वास से कहा। अगर किसी ने हमें रोकने की कोशिश की तो मैं उन सभी को जहर दे दूंगी, वाणी ने ठंडे स्वर में कहा। विपिन ने गहरी सांस ली और अपनी नाक दबाते हुए कहा, क्या तुम तीनों पागल हो गए हो? बहुत हो गया। तुम सब चुप रहो और एक शब्द भी मत बोलो। मैं इसे संभाल लूंगा। उनकी मौजूदा ताकत के साथ उनका बड़बोलापन हास्यास्पद था। ऐसा लगता था कि उसने वर्षों से उनकी बहुत अच्छी तरह से रक्षा की थी। किसी की संपत्ति को तोड़ना और फिर उनसे लड़ने की धमकी देना, उनमें इतनी हिम्मत कहां से आई? क्या वे एक बार के लिए लो प्रोफाइल नहीं रख सकते थे? इस सब नाटक की कोई जरूरत नहीं है। सबसे बुरी बात यह है कि हम नुकसान की भरपाई कर देंगे। जिस दर से युवा मालिक पैसे कमाता है उस हिसाब से तो पूरी कीमत चुकाना भी कोई समस्या नहीं होगी। मोहन ने बीच में ही कहा। ठीक है, तुम भी चुप रहो। बहस करने में बहुत थके हुए विपिन ने समूह को एल्डर गंगाधर और अन्य लोगों की ओर ले जाया। इससे पहले कि वे उनके पास पहुंचते, एल्डर ने घोषणा की। विपिन, यह हॉल मास्टर जालंधर है। उसके पास आप सभी के लिए कुछ सवाल हैं। हॉल मास्टर? इतने ऊंचे ओहदे वाले व्यक्ति से मिलने की उम्मीद न करते हुए विपिन ने खुद को संभाला। सम्मानपूर्वक झुककर उसने कहा, जूनियर विपिन हॉल मास्टर को नमस्कार करता है। जेनिथ किंगडम में हॉल मास्टर बनने के लिए किसी की साधना कम से कम स्टार रिवर के 6ठे लेवल पर होनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति अपनी वर्तमान क्षमताओं से कहीं परे था। रितिका और दीपक की लड़ाई की बात पूरी तरह से हास्यास्पद थी। क्या तुम्हें पता है कि अभी क्या हुआ?
डेस्टिनी हॉल क्यों ढह गया? जालंधर ने सीधे पूछा। हॉल मास्टर, मैं परीक्षण कक्ष में असेसमेंट से गुजर रहा था, अपनी किस्मत जानने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही मैं सफल हुआ, कमरा ढह गया। मुझे सटीक कारण नहीं पता। मैं यहां यह स्पष्ट करने की उम्मीद में आया था, क्या इसे सफल परीक्षण माना जाएगा या नहीं। विपिन ने मासूमियत का दिखावा किया, फिर उसका स्वर नाराज हो गया और उसने कहा, और क्या डेस्टिनी हॉल में कोई फॉर्मेशन प्रॉब्लम है? हमने इस परीक्षण के लिए भुगतान किया, लेकिन अगर बुनियादी सुरक्षा की भी गारंटी नहीं दी जा सकती तो भविष्य में कौन आने की हिम्मत करेगा? क्या डेस्टिनी हॉल को हमें स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? वाणी, दीपक, रितिका और अन्य लोग दंग रह गए। टीचर, क्या तथ्यों को इस तरह तोड़ मरोड़ कर पेश करना उचित है? यहां तक कि सिमर को भी अपनी हंसी दबानी पड़ी। उसकी आंखें प्रशंसा से चमक रही थीं जब वह उस युवक को देख रही थी। खैर, उस बारे में सवाल सुनकर जालंधर अचंभित हो गया और झिझकते हुए बोला, मैं जांच करूंगा और आपको उचित स्पष्टीकरण दूंगा। यह सिर्फ स्पष्टीकरण के बारे में नहीं है हॉल मास्टर। डेस्टिनी हॉल जैसी प्रतिष्ठित जगह इतनी आसानी से ढह जाना कोई कैसे सुरक्षित महसूस कर सकता है? साथी साधकों, क्या मैं गलत हूं? हम इस बार बच निकलने में भाग्यशाली थे, लेकिन अगर कोई अपने भाग्य की तलाश में पूरी तरह से डूबा हुआ हो तो क्या वह अपनी जान नहीं गंवा सकता? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये अस्वीकार्य है। डेस्टिनी हॉल को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। हमने इसके लिए इतना पैसा चुकाया और फिर मौत का जोखिम उठाना पड़ा। अन्य डेस्टिनी हॉल में ऐसा सुनने में नहीं आता। विपिन के शब्दों से उत्तेजित होकर आसपास की भीड़ में आक्रोश भड़क उठा। जालंधर की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। 30 मिलियन ओरिजिन कॉइन्स की परीक्षण फीस उसके लिए भी एक बड़ी राशि थी। ऐसी घटिया सेवा और सुरक्षा की कमी के साथ आक्रोश समझ में आता था। दबाव सहन करने में असमर्थ वह मुड़ा और चिल्लाया, गंगाधर, मुझे जवाब चाहिए। मैं गंगाधर हकलाते हुए बोला, इतना घबराया हुआ कि बोल नहीं पाया। उसने परीक्षण के दौरान प्रोटोकॉल का पालन किया था और वास्तव में नहीं जानता था कि क्या गलत हुआ, लेकिन हॉल मास्टर के गुस्से में होने के कारण वह केवल अनिच्छा से सिर हिला सका। समझ गया, मैं पूरी तरह से जांच करूंगा। मुझे कुछ सुराग मिल सकता है, विपिन ने मदद करते हुए कहा। ओह, गंगाधर की आंखें चमक उठीं। कृपया साझा करें युवा मास्टर विपिन। ठीक है, विपिन ने एक गंभीर भाव अपनाया। जब मैंने परीक्षण कक्ष में प्रवेश किया तो मैंने देखा कि फॉर्मेशन अस्थिर लग रही थी। क्या यह हो सकता है कि हॉल की फॉर्मेशन में गड़बड़ी हुई और पतन का कारण बना? अन्यथा भले ही पत्थर की गोली फट गई हो, लेकिन इससे पूरे डेस्टिनी हॉल को नष्ट नहीं करना चाहिए था। उनके संदेह को दूसरी दिशा में मोड़ने से उन्हें कुछ समय मिल सकता है। ढहने के साथ ही फॉर्मेशन भी नष्ट हो गई थी, जिससे आगे की जांच करना लगभग असंभव हो गया था। यह संभव है। जालंधर गहरी सोच में पड़ गए। बिना किसी गड़बड़ी के ऐसा विनाश असंभव था। एक पल के बाद उन्होंने आदेश दिया, फॉर्मेशन की अच्छी तरह से जांच करो। हां, गंगाधर ने जवाब दिया। विपिन, माफी चाहता हूं, यह हमारी ओर से एक विफलता थी। जालंधर ने झुककर कहा, हॉल मास्टर, इसकी कोई जरूरत नहीं है। विपिन ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं बस यह जानना चाहता हूं, क्या हमने परीक्षा पास कर ली है? अगर हां, तो क्या हमें हमारे स्वर्ग का मास्टर बैज मिल सकते हैं?
अगर नहीं तो क्या असेसमेंट का पैसा वापस किया जाएगा? रिफंड? मोहन और बाकी लोग हैरान रह गए। उन्हें बेशर्मी की उम्मीद थी, लेकिन इस स्तर की दुस्साहस की नहीं। हॉल को नष्ट करना और फिर एक और मांगना। थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद जालंधर ने सिर हिलाया। यह हमारी गलती थी, आपको पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा। एल्डर गंगाधर, इसका ख्याल रखना। हाँ, गंगाधर ने स्वीकार किया। जहां तक डेस्टिनी मास्टर बैच की बात है, अगर आप विरोध नहीं करते हैं तो चलिए एक और परीक्षण के लिए पास के तलवार चाकू सेक्ट में चलते हैं। अगर आपका भाग्य मानदंडों को पूरा करता है तो बैच तुरंत तैयार हो जाएंगे। धन्यवाद हॉल मास्टर, विपिन ने कृतज्ञता में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। गंगाधर, उन्हें वहां ले चलो, जालंधर ने निर्देश दिया। कृपया इस तरफ चलें। गंगाधर ने समूह को तलवार चाकू सेक्ट की ओर ले गया। जब वे चले गए तो एक और बुजुर्ग जालंधर के पास भौहें सिकोड़ते हुए आया। हॉल मास्टर, क्या आपको नहीं लगता हॉल का ढहना उन कुछ लोगों की वजह से हुआ होगा? वरना दूसरों की परीक्षा के दौरान कुछ नहीं होता, लेकिन जब उनकी बारी आती है तो हॉल ढह जाता है। जैसे ही आवाज गिरी, एल्डर जवाब देने ही वाले थे कि उन्होंने देखा कि आसपास के सभी लोग उन्हें ऐसे देख रहे हैं जैसे वह कोई मूर्ख हों। क्या क्या मैंने कुछ गलत कहा? भले ही उन्होंने सीधे तौर पर इसका कारण न बनाया हो, लेकिन उनका इससे कुछ संबंध जरूर होगा, है ना? एल्डर ने असमंजस में कहा। जालंधर ने अपना सिर हिलाया। उसका चेहरा सहानुभूति से भरा हुआ था। एल्डर, आपने स्वर्ग के भाग्य असेसमेंट में भाग लिया है ना? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप भाग्य की नदी में प्रवेश करते हैं तो क्या आपको आगे बढ़ना आसान लगता है? भाग्य अप्रतिरोध्य है। जब आप इसमें होते हैं तो एक कदम भी चलना मुश्किल होता है। इधर उधर घूमना बिल्कुल नहीं। एल्डर ने सिर हिलाया। जालंधर ने समझाया, बिल्कुल, चूंकि आप हिल नहीं सकते इसलिए दूसरे भी नहीं हिल पाएंगे। उन ज्वार भाटे के बीच में कोई भी व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा यही कर सकता है कि अवसरों की तलाश करे और स्वर्ग के भाग्य को समझे। परीक्षण हॉल को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास न तो ताकत होगी और न ही मौका। हॉल मास्टर बुद्धिमान है। एल्डर को अचानक सब समझ में आ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि हॉल मास्टर को दूसरे पक्ष पर संदेह नहीं था। यह सब यहीं तक सीमित था। यह स्पष्टीकरण सुनकर अन्य लोगों ने एक बार फिर हॉल मास्टर जालंधर की ओर प्रशंसा के भाव से देखा। कोई आश्चर्य नहीं कि वह हॉल मास्टर बन सका। उसकी अंतर्दृष्टि ही उनकी पहुंच से बहुत परे थी। भीड़ में केवल अजात शत्रु ही उलझन में दिख रहा था। उसका चेहरा प्रेटजेल की तरह मुड़ गया था, तेज नहीं। फिर उसे क्यों याद है कि सुभ्रीन शेख और लिटिल चिक दोनों ही भाग्य की नदी में आगे पीछे भाग रहे थे, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ हो। फिर भी हालांकि वह दबा हुआ महसूस कर रहा था, अंततः उसने एक शब्द भी नहीं कहा। यह सिर्फ इस बारे में नहीं था कि कोई उस पर विश्वास करेगा या नहीं। अगर कोई करता भी तो वह सुभ्रीन शेख को धोखा नहीं देना चाहता था। आखिरकार उसके बिना उसे सिल्वर टीयर का अवसर मिलना ही सौभाग्य की बात होती। गोल्डन टीयर का अवसर तो दूर की बात है, जिसने उसे इतना उच्च श्रेणी का स्वर्ग का किस्मत दिलाया। बड़बड़ाते बुजुर्गों की उपेक्षा करते हुए हॉल मास्टर जालंधर जेनिथ किंगडम के तलवार चाकू सेक्ट की ओर बढ़े। तलवार चाकू सेक्ट ने न केवल विभिन्न रैंकिंग प्रकाशित की, बल्कि कभी कभी कार्य भी जारी किए, जिससे
साधकों और स्वर्ग का मास्टर को ओरिजिन कॉइन या डेस्टिनी डिस्क अर्जित करने की अनुमति मिली। उनके पास स्वर्ग का मास्टर का परीक्षण करने के लिए विशेष कलाकृतियां भी थीं। ये उपकरण व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए कार्य लेने वाले के स्तर का असेसमेंट करते थे। हालांकि वे केवल स्तरों का परीक्षण करते थे और किसी की स्वर्गीय भाग्य साधना की बारीकियों की जांच नहीं कर सकते थे। तलवार चाकू सेक्ट के विशाल हॉल के एक कोने में एक अधेड़ उम्र का आदमी चुपचाप बैठा था। उसके आधे चेहरे पर एक पुआल की टोपी थी, जिससे उसकी पहचान करना मुश्किल हो रहा था। वह दूर से विपिन को ध्यान से देख रहा था। वेनम इस आदमी के साथ जेनिथ किंगडम से लौटा। उसकी आंखें चमक उठीं। अगर वेनम मौजूद होते तो वे उस आदमी को तुरंत पहचान लेते। यह कोई और नहीं बल्कि उनके बड़े भाई सुभाशिष थे। हैरानी की बात यह है कि अघोर चाकू सेक्ट में नहीं थे, लेकिन वे गुप्त रूप से उनके पीछे पीछे यहां आ गए थे। अघोर चाकू सेक्ट के प्रभाव के कारण यह पता लगाना मुश्किल नहीं था कि वेनम किसके साथ जेनिथ किंगडम लौटा था। हालांकि उनके गुरु ने उन्हें समय से पहले किसी को भी सचेत न करने का निर्देश दिया था, इसलिए वे छाया में ही रहे। आइए देखते हैं कि क्या यह आदमी डेस्टिनी मास्टर है, और यदि हां तो किस स्तर पर। गजोधर ने चाय का प्याला उठाया और सावधानी से घूंट भरते हुए इंतजार करने लगा। इससे पहले वह भीड़ में घुल मिल गया था और विपिन की जालंधर के साथ बातचीत सुन ली थी, जिससे उसे पता चला कि विपिन एक परीक्षा के लिए आया था। अगर विपिन एक नया उन्नत डेस्टिनी मास्टर था तो संभवतः वह नहीं था जिसने वेनम को ब्लेड तकनीक सिखाई थी। लेकिन अगर वह अत्यधिक कुशल था तो यह एक और कहानी होगी। आपको इंतजार कराने के लिए माफ करें, विपिन। सुभाशिष जब सोच रहा था तो हॉल मास्टर जालंधर और एक बुजुर्ग व्यक्ति साथ साथ चले। जालंधर विपिन के पास भी नहीं पहुंची थी कि उसने हंसते हुए माफी मांग ली। हॉल मास्टर बहुत दयालु हैं। विपिन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। गंगाधर ने हाथ हिलाकर अपने बगल में बैठे बूढ़े व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे आपका परिचय करवा दें। यह गजोधर है, जो जेनिथ किंगडम के तलवार चाकू सेक्ट मास्टर है। मास्टर गजोधर। यह यंग मास्टर विपिन है, जिसने अभी अभी डेस्टिनी मास्टर असेसमेंट में भाग लिया है। विपिन ने गजोधर की ओर देखा। वह आदमी 60 साल का लग रहा था। हालांकि उसके पास कोई शक्तिशाली आभा या भारी उपस्थिति नहीं थी, लेकिन उसकी तीखी निगाहें कभी कभी एक भयावह तीव्रता प्रकट करती थीं, जिससे वह एक भयावह व्यक्ति बन जाता था। उसके हाव भाव से ही यह स्पष्ट था कि उसके साथ व्यवहार करना आसान नहीं था। हम निश्चित रूप से गजोधर ने केवल विपिन की ओर देखा और हल्का सा सिर हिलाया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। जालंधर, जो गजोधर के व्यवहार से परिचित था, थोड़ा मुस्कुराया। भाई गजोधर, मैं ये पूछने आई हूं कि क्या हम आपके तलवार चाकू सेक्ट के तलवार चाकू स्मारक का उपयोग ये जांचने के लिए कर सकते हैं कि क्या उन्होंने स्वर्ग के भाग्य को समझ लिया है। इसके बाद उन्होंने संक्षेप में बताया कि पहले क्या हुआ था। डेस्टिनी हॉल का ढहना इतना स्पष्ट था कि उसे छिपाया नहीं जा सकता था। इसकी निकटता को देखते हुए कोई भी व्यक्ति जो अंधा नहीं था, इसे देख सकता था। इसे छिपाने की कोशिश करने के बजाय ईमानदार होना बेहतर था। तलवार चाकू स्मारक तलवार चाकू सेक्टर की एक विशेष कलाकृति थी, जिसमें कई कार्य थे, जिसमें रैंकिंग संकलित करना,
और स्वर्ग के भाग्य का पता लगाना शामिल था। इसकी क्षमताएं डेस्टिनी हॉल की डेस्टिनी वॉल के साथ काफी हद तक ओवरलैप होती हैं। प्रति व्यक्ति 1 मिलियन, गंगाधर ने उदासीनता से कहा। यह गंगाधर को उम्मीद नहीं थी कि उस पैसे वसूल लिए जाएंगे। वह शर्मिंदा दिख रहा था। भाई गजोधर, यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारी डेस्टिनी वॉल टूट गई है, इसीलिए मैं आपके पास आई हूं। एक बार जब यह ठीक हो जाए तो आप इसे अपनी इच्छानुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आपको वाकई हमसे शुल्क लेना चाहिए? गजोधर ने अपना सिर हिलाया। यह व्यक्तिगत नहीं है, यह नियम है। आप जानते हैं कि हम तलवार चाकू सेक्ट में अपने नियमों को कितना महत्व देते हैं। क्यों कि आपने अक्सर लेन देन किया है और हमारी मदद की है, इसलिए आप लेवल 1 उपयोगकर्ता हैं। आपके लिए अपने डेस्टिनी लेवल का परीक्षण आमतौर पर मुफ्त होगा, लेकिन यह यंग मास्टर विपिन एक नया चेहरा है जिसका हमारे साथ कोई इतिहास नहीं है। स्वाभाविक रूप से हम उसे मुफ्त सेवा नहीं दे सकते। गंगाधर चुप हो गई। तलवार चाकू सेक्ट कई मायनों में उत्कृष्ट था, लेकिन उनकी अत्यधिक वाणिज्यिक प्रकृति कष्टप्रद थी। हर सेवा की एक कीमत होती थी, चाहे वह हंटर्स लिस्ट हो, संभावित सूची हो या कार्य सूची। हर एक के लिए एक समान शुल्क होता था, यहां तक कि अपने खजाने का उपयोग खोज करने, समझने या कार्य करने के लिए भी भुगतान की आवश्यकता होती थी। फीस से बचने के लिए किसी को या तो पर्याप्त दर्जा या तलवार चाकू सेक्ट में योगदान की आवश्यकता होती है। जालंधर जेनिथ किंगडम के डेस्टिनी हॉल के हॉल मास्टर के रूप में दोनों के पास कई कार्य पूरे करने, संसाधन खरीदने और तलवार चाकू सेक्ट को पर्याप्त सहायता प्रदान करने का अधिकार था। इसने उन्हें कई संसाधनों तक मुफ्त पहुंच का अधिकार दिया। हालांकि विपिन स्पष्ट रूप से एक नवागंतुक था। उनकी कलाकृति का उपयोग करने के लिए उसे भुगतान करना होगा। बातचीत सुनकर विपिन मुस्कुराया। उन्होंने माया सिटी में तलवार चाकू सेक्ट के व्यवसाय मॉडल का प्रत्यक्ष अनुभव किया था। यह उनके पिछले जीवन के कुछ उच्च स्तरीय बाजारों या क्लबों से अलग नहीं था। प्रीमियम सदस्यों के लिए विशेष लाभ, जबकि अन्य को भुगतान करना पड़ता था। यह धनी ग्राहकों को लक्षित करने का एक चतुर तरीका था। हॉल मास्टर जालंधर, भुगतान करना कोई बड़ी बात नहीं है, विपिन ने कहा। उनसे नियमों को तोड़ने के लिए कहना स्पष्ट रूप से बहुत ज्यादा था, और वह चीजों को मुश्किल नहीं बनाना चाहते थे। प्रति व्यक्ति 10 लाख के हिसाब से 1 दर्जन लोगों के परीक्षण पर केवल 10 मिलियन का खर्च आएगा। अगर वे पहले के परीक्षण शुल्क वापस कर दें तो यह दर्जनों परीक्षणों के लिए पर्याप्त होगा। ठीक है। उसकी इच्छा देखकर गंगाधर अनिच्छा से सहमत हो गई। सब लोग आ जाओ। भुगतान की पुष्टि होने के बाद गजोधर उन्हें हॉल में एक पत्थर के खंभे के पास ले गया। उस पर हल्के से हाथ दबाने पर सतह से एक शुद्ध सफेद रोशनी बहने लगी। अपने स्वर्ग के भाग्य स्तर का परीक्षण करने के लिए बस अपना हाथ खंभे पर रखें। लाल रोशनी स्तर 1 को दर्शाती है, नारंगी स्तर 2 के लिए, पीली स्तर 3 के लिए, और इसी तरह इंद्रधनुष के 7 रंगों के अनुसार। गजोधर की उदासीन नजर समूह पर घूमी और फिर विपिन पर जाकर रुकी। पहले कौन है? मैं जाऊंगा। एक पल की हिचकिचाहट के बाद विपिन आगे बढ़ा। चूंकि वे परीक्षण कर रहे थे, इसलिए उसने सोचा कि अपने शिष्यों के लिए एक उदाहरण स्थापित करना सबसे अच्छा होगा। पहले भुगतान करें। जैसे ही वह निकट आया,
गजोधर की अभिव्यक्ति स्थिर बनी रही। विपिन ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा, लेकिन मोहन की ओर इशारा किया, जो तुरंत ओरिजिन नोट्स का एक बड़ा ढेर लेकर आगे बढ़ा। यह हम सभी के लिए भुगतान है, इसे गिनने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। गजोधर ने संतोष में सिर हिलाया। उसका चेहरा नरम पड़ गया। चूंकि आपने भुगतान कर दिया है, तो क्यों ना आप तलवार चाकू कार्ड ले लें। यह आय संग्रहित करने के लिए सुविधाजनक है और ओरिजिन नोट्स ले जाने की आवश्यकता को समाप्त करता है। तलवार चाकू कार्ड? विपिन ने पलक झपकाई और फिर कुछ याद किया। मुझे लगता है कि मेरे पास पहले से ही एक है। अपनी कलाई के एक झटके से उसने अपनी हथेली से एक जेट जैसा कार्ड निकाला। यह कार्ड सेक्ट के गुरु अधिराज ने माया सिटी छोड़ने से पहले उपहार में दिया था। उन्होंने कहा था कि यह काम आ सकता है। गजोधर ने कार्ड लिया और हंसते हुए कहा, तो यह माया सिटी का कार्ड है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह संभवतः लेवल 3 कार्ड है, सबसे निचला स्तर। इसका उपयोग केवल जमा और निकासी के लिए किया जा सकता है। यह कोई अतिरिक्त विशेषाधिकार प्रदान नहीं करता है। बोलते हुए वह कार्ड लौटाने ही वाला था कि उसकी सतह पर एक हल्का नीला निशान दिखाई दिया, जैसे कोई पत्थर का टुकड़ा हो। गजोधर की पुतलियां सिकुड़ गईं, उसका शरीर अकड़ गया और निशाने पर पहुंचने के लिए उसकी उंगलियां कांपने लगीं। एक पल में एक जबरदस्त दबाव उभर आया, मानो वह उसकी आत्मा को कुचल देगा या कोई भयानक चेतावनी जारी कर देगा। ये असली है। थूक निगलते समय गजोधर की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। ये लेवल 1 से परे है।